Hello students, welcome to online English class. In today's class, I am going to teach you a very common and interesting topic, determiners. Determiners एक ऐसा कॉमन टॉपिक है जो क्लास 9 सिलेबस में दिया हुआ है और इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में काफ़ी बार पूछे भी जाते हैं। तो टॉपिक के बारे में आपको पता हो कौन कौन से वर्ड जो हैं वो डिटरमिनर्स की कैटेगरी में आते हैं, उन्हीं सब बातों पर आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये जानें कि डिटरमिनर्स होता क्या है। यानी डिटरमिन वर्ड से ही डिटरमिनर्स बना है। डिटरमिन का मतलब होता है निश्चित करना। तो ऐसे वर्ड जो किसी नाउन या नाउन फ्रेज़ को निश्चित करते हैं, उसकी संख्या या उसकी मात्रा बताते हैं, इस तरह के वर्ड क्या कहलाते हैं? डिटरमिनर्स कहलाते हैं। तो ये एक सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, आप समझ सकते हैं। डिटरमिनर्स आर वर्ड्स, डिटरमिनर्स वो वर्ड होते हैं विच मॉडिफाई ए नाउन, जो एक नाउन को और नाउन फ्रेज या फिर किसी नाउन फ्रेज को, यानी किसी संज्ञा या संज्ञा वाक्यांश को मॉडिफाई करने वाले वर्ड्स क्या कहलाते हैं? डिटरमिनर्स कहलाते हैं। अदर वर्ड्स में अगर कहूँ तो द वर्ड्स विच कम्स बिफोर ए नाउन और नाउन फ्रेज एंड मॉडिफाइज इट, यानी ऐसे वर्ड जो किसी नाउन या नाउन फ्रेज से पहले आते हैं और उस नाउन फ्रेज को मॉडिफाई करते हैं, ऐसे वर्ड क्या कहलाते हैं? डिटरमिनर्स कहलाते हैं। यानी किसी नाउन या नाउन फ्रेज की संख्या को निश्चित करने वाले या उनकी संख्या को बताने वाले शब्द जो होते हैं, वर्ड्स जो होते हैं, वो डिटरमिनर्स कहलाते हैं। तो मेनली जो ग्रामर के रूल्स के अकॉर्डिंग जो हम डिटरमिनर्स पढ़ते हैं 9-10 स्टैंडर्ड पर, वो कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट कॉमन वर्ड हैं जो डिटरमिनर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो कुछ मेन डिटरमिनर्स मैंने यहाँ लिखे हैं, आप समझ सकते हैं। फर्स्ट मेन डिटरमिनर्स में ए एंड द एक ऐसा कॉमन आर्टिकल है जो हमने पहले भी पढ़ा है। 6th, 5th, 7th क्लास की सिलेबस में ये चीज़ें सिखा दी जाती है स्टूडेंट्स को। तो आप देख सकते हैं ए एंड द, ये आर्टिकल की कैटेगरी में वो डिटरमिनर्स हैं जिनका जगह जगह या कई जगह पर हम यूज़ करते हैं। सेकंड, ऐसे कुछ वर्ड जिनमें सम, एनी, मैनी, मच, ईच, एवरी, नन, दिस, दैट, दीज, दोज, बोथ, ऑल, आइदर, नाइदर, वेरियस, सेवरल, सच, इनफ, नॉट इनफ, लॉट्स ऑफ, a lot of, a great deal of, a good deal of, plenty of, a large number of, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो डिटरमिनर्स की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा एग्ज़ाम से रिलेटेड एक ऐसा इम्पोर्टेंट डिटरमिनर्स जिनमें 3 कैटेगरी हैं, इवन लिटिल और फ्यू। लिटिल से ही ए लिटिल, द लिटिल बनता है, फ्यू से ही ए फ्यू, द फ्यू बनता है। तो ये भी जो वर्ड हैं ये भी अलग अलग आपको सेंटेंसेस में देखने को मिलते हैं, काफ़ी जगह हम पढ़ते हैं इनके बारे में। तो ये जो वर्ड आप देख पा रहे हैं सारे ऐसे मेन डिटरमिनर्स हैं जिनसे रिलेटेड सेंटेंसेस एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, या किसी भी सेंटेंस में अगर इस तरह के डिटरमिनर्स दिए हुए हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये कोई नाउन, प्रोनाउन या मैन वर्ब नहीं है, ये डिटरमिनर्स हैं जो उस नाउन से पहले या उस नाउन फ्रेज से पहले आया हुआ है। अब मेन डिटरमिनर्स के बारे में पढ़ने के बाद हम वन बाय वन जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है, जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं या एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम मेनली बात करेंगे। तो सबसे पहले आर्टिकल में ही मैं बात कर रहा हूँ ए एंड द। ये एक ऐसा कॉमन आर्टिकल है, ए एंड दी जो हैं ऐसे कॉमन आर्टिकल्स या डिटरमिनर्स हैं जिनका यूज़ काफ़ी बार करते हैं और मोस्टली स्टूडेंट्स को पता भी होता है कि इसका यूज़ कहाँ करते हैं। ए और एन, इन दोनों का यूज़, इनमें कॉमन सिमिलरिटी ये है कि इन दोनों का यूज़ सिंगुलर नाउन के लिए करते हैं। बट जो डिफरेंस है वो ये है कि ए का यूज़ जो होता है वो कॉन्सोनेंट साउंड वाले सिंगुलर नाउन्स के साथ होता है और इसका वोवल साउंड वाले जो सिंगुलर नाउन्स होते हैं उनके साथ होता है। यानी अगर कोई ऐसा वर्ड जो सिंगुलर है और जिसका साउंड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, जिसका साउंड कॉन्सोनेंट है, तो उसके लिए आप ए यूज़ कर लेंगे और जिसका साउंड वोवल है उसके लिए एन यूज़ कर लेंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं, पहला आर्टिकल एन के बारे में डिटरमिनर्स पढ़ रहे हैं अपन। आर्टिकल वाली कैटेगरी में जो डिटरमिनर्स आते हैं उसमें ए, तो ए इट इज़ यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, कि इसका यूज़ जो है हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड, जो किसके साथ स्टार्ट होते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। यानी व्यंजन का स्वर देने वाले ऐसे साधारण नाउन जो सिंगुलर वर्ड की कैटेगरी में है उनसे पहले क्या यूज़ करते हैं? ए का यूज़ करते हैं। जैसे ए बुक, ए मैन, ए टेबल,
ए बेंच, इस तरह से आप इनका यूज़ कर सकते हैं। तो सब में आप देख रहे हैं टी जो है कॉन्सोनेंट है, मेन में एम कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, बी जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है। इसके ठीक ऑपोजिट या कह सकते हैं कि ऐसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो वोवल कॉन्सोनेंट की जगह अगर वोवल साउंड देते हैं तो वहाँ पर एन यूज़ कर लेते हैं। जैसा आप देख रहे हैं इट इज़ यूज बिफोर ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिगनिंग विद वोवल साउंड, जो वोवल साउंड के साथ स्टार्ट होते हैं उनके साथ क्या यूज़ कर लेते हैं, एन यूज़ कर लेते हैं। जैसे एन एनेमी, एन एलिफेंट, एन इंक पॉट। तो इस तरह से जो साउंड वोवल साउंड देते हैं उनके साथ एन का यूज़ कर लेते हैं, लेकिन सिंगुलर होना चाहिए। दोनों सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं, बस केवल साउंड का डिफरेंस है। ये एक स्पेसिफिक एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, डिटर्मिनर्स है। तो द का यूज़ आप कॉमनली अगर बताऊं तो आप ये समझ सकते हैं कि द कुछ स्पेसिफिक और यूनिक चीज़ों के लिए, हिस्टोरिकल चीज़ों के लिए, हिस्टोरिकल प्लेसेस के लिए, डायरेक्शंस के लिए, सुपरलेटिव डिग्रीज़ के लिए, इम्पोर्टेंट डेज़ के लिए, इनके लिए यूज़ किया जाता है। कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर जर्नल है उनके लिए भी हम इनका यूज़ करते हैं। तो इनको कुछ अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके मैंने बताया कि इट इज़ यूज्ड, तो किससे पहले द का यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं द इज़ यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। पहला पॉइंट जो इसमें बनाया है वो सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज़ करते हैं। जैसे रिचेस्ट, तो आप देख रहे हैं रिचेस्ट वर्ड जो सुपरलेटिव है। हार्डेस्ट, तो इनसे पहले द का यूज़ होगा। ऐसे ही प्लूरल सरनेम्स जो दिए हुए होते हैं, जैसे शर्मा के आगे एस लगाया होता है शर्माज हो जाएगा, तो शर्माज से पहले द का यूज़ करेंगे। गुप्ता है तो गुप्ता से पहले गुप्ताज हो जाएगा। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि डायरेक्शन के नाम से पहले, तो बिफोर द डायरेक्शंस नेम, तो डायरेक्शन में ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ अगर कुछ दिया है तो उससे पहले द ईस्ट, द नॉर्थ, इस तरह से आप यूज़ करेंगे। द नेम ऑफ रिवर्स, ओशियन, डेजर्ट्स, माउंटेन, तो किसी भी फेमस रिवर का, ओशियन यानी महासागर या समुद्र का, डेजर्ट मतलब आप समझ सकते हैं रेगिस्तानों का या कोई पहाड़ का अगर कोई फेमस नाम दिया हुआ है तो उसके पहले भी द का यूज़ करते हैं। जैसे द गंगा, द इंडियन ओशियन, द अरेबियन ओशियन, द सहारा डेजर्ट, तो इससे पहले द का यूज़ करेंगे। कॉमन सा है, आप समझ सकते हैं। द नेम ऑफ रिलीजियस बुक्स, किसी भी तरह की रिलीजियस बुक के पहले भी द का यूज़ करते हैं। जैसे द रामायण, द महाभारत, द बाइबल, द गीता, द कुरान, इस तरह से। द नेम ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस, तो जो हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं उनके नाम से पहले भी द का यूज़ करते हैं। जैसे ताजमहल, रेड फोर्ट, द चित्तौड़ फोर्ट, इस तरह से जो भी फोर्ट है या फेमस कोई बिल्डिंग है तो उनके नाम से पहले द का यूज़ कर लेते हैं। ऐसे ही न्यूज़पेपर्स के नेम से पहले तो द न्यूज़पेपर्स नेम एंड बिफोर द न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर के नेम से पहले जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया है, दैनिक भास्कर है, द हिंदुस्तान टाइम्स है, तो उनसे पहले आप द का यूज़ कर लेंगे। ऐसे ही आगे की बात करें तो द डेट्स एंड डेज़ ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, यानी राष्ट्रीय महत्व के जो इम्पोर्टेंट डेज़ होते हैं, जो राष्ट्रीय पर्व होते हैं, राष्ट्रीय डेट्स होती हैं, उनसे पहले भी द का यूज़ कर लेते हैं। जैसे 15 अगस्त लिखा है तो द 15 अगस्त। इसी तरह से जैसे द रिपब्लिक डे, तो कोई भी नेशनल अगर इम्पोर्टेंस वाला कोई डे या डेट होता है तो उससे पहले भी द का यूज़ करते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स थे जिनको आप समझ सकते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री से लेकर के प्लूरल सरनेम्स, डायरेक्शन, रिवर्स, रिलीजियस बुक्स, हिस्टोरिकल प्लेसेज, न्यूज़पेपर्स के नेम और इम्पोर्टेंट डेट से पहले द का यूज़ करते हैं। तो द एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, द एक इम्पोर्टेंट डिटर्मिनर्स है जो आर्टिकल की कैटेगरी में आते हैं। तो 3 जो डिटर्मिनर स्टार्टिंग के हमने पढ़े हैं वो ए एंड दी, जो आर्टिकल की कैटेगरी में आते हैं। अब आगे कुछ और इम्पोर्टेंट हमने यहाँ पर लिखे हैं, जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम्स के पैटर्न के अकॉर्डिंग उनको इंक्लूड किया है। तो सम, जैसा आप जानते हैं, सम एक ऐसा डिटर्मिनर्स होता है जो क्वांटिटी को बताता है। ये क्वांटिटी कैसी होती है, इंडेफिनेट या नंबर्स में होती है। अनकाउंटेबल नाउन या काउंटेबल नाउन दोनों के लिए इसका यूज़ कर लेते हैं, लेकिन मोस्टली इसकी स्पेसिफिकेशन ये है कि ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। यानी सम जो होता है, सम का हिंदी मतलब होता है कुछ, तो कुछ जो है वो एक ऐसी मात्रा, ऐसी एक अनिश्चित नंबर को और ऐसे अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ और काउंटेबल नाउन्स के साथ इसका यूज़ करते हैं जहाँ सेंटेंस क्या होता है, अफर्मेटिव होता है। यानी साधारण वाक्य में अगर कोई मात्रा, संख्या, कुछ की संख्या में अगर दी हुई है तो उसको बताने के लिए सम का यूज़ कर लेते हैं। सम के अल्टरनेटिव्स और भी वर्ड हैं, लेकिन अगर सम के साथ कोई ऑप्शन में दूसरा वर्ड नहीं तो आप सम का यूज़ कर सकते हैं। तो सम बॉयज़ आर प्लेइंग क्रिकेट, जैसे एक एग्जांपल है कि कुछ लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, तो बॉयज़ यहाँ काउंटेबल नाउन है। अगले सेंटेंस में देयर इज़ सम मिल्क इन द पॉट, कि पॉट में कुछ मिल्क है, तो अब यहाँ पर मिल्क तो अनकाउंटेबल है, एक लिक्विड है, लेकिन फिर भी सम का यूज़ होता है। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों ही तरह के नाउन के साथ सम का यूज़ कर सकते हैं।
बट सम जो होता है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है। ये सेंटेंस जैसा आप देख पा रहे हैं अफर्मेटिव है, कहीं पर भी ये इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंस नहीं दे रहा है, तो ये फ़र्क है। अगर ऑप्शन में कुछ और है तो आप ए लिटिल, द लिटिल उसका भी यूज़ कर सकते हैं, या लिटिल का यूज़ कर सकते हैं जो अनकाउंटेबल या फिर लिक्विड वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। तो सम एक इम्पोर्टेंट डिटर्मिनर्स है, ये क्वांटिटी को, इंडेफिनिट नंबर्स को बताता है। अनकाउंटेबल या काउंटेबल दोनों ही तरह के नाउन्स के लिए आ सकता है, लेकिन इसकी स्पेसिफिकेशन विशेषता ये है कि ये अफर्मेटिव सेंटेंसेज में इसका यूज ज़्यादा किया जाता है। नंबर 5 पे है एनी। एनी एक ऐसा डिटर्मिनर्स है, इट इज़ यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंस। तो डिफरेंस क्या है, सम जो होता है वो अफर्मेटिव में और एनी जो है वो नेगेटिव में यूज़ होता है। इसके अलावा इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में भी इसका यूज़ कर लेते हैं। और ये किसके लिए यूज़ होता है, फॉर इंडेफिनिट नंबर, यानी जो अनिश्चित संख्या और क्वांटिटी होती है। तो ये एक बात तो कॉमन है, ये भी इंडेफिनिट के लिए यूज़ होता है सम भी, और ये भी इंडेफिनिट नंबर और क्वांटिटी के लिए होता है। लेकिन डिफरेंस ये है कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस में आता है सम, जबकि एनी जो होता है वो नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में यूज़ करते हैं। तो जैसा आप पहला सेंटेंस यहाँ देख सकते हैं, ही डिड नॉट डू एनी वर्क, कि वो कोई भी काम नहीं करता था। प्रेजेंट में भी लिख सकते हैं ही डू नॉट डू एनी वर्क। तो अब जैसे आप देख रहे हैं कि वर्क एक ऐसा इंडेफिनिट नाउन है, वर्क एक ऐसा अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन ये सेंटेंस नेगेटिव है, इसलिए सम वर्क नहीं लिखकर यहाँ एनी वर्क लिखा है। ऐसे ही एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, डू यू हैव एनी पेंसिल, क्वेश्चन मार्क। तो डू यू हैव एनी पेंसिल, क्या आपके पास कोई पेंसिल है। तो पेंसिल जो है वो भी एक काउंटेबल नाउन है, लेकिन यहाँ ये इंटरोगेटिव सेंटेंस इसलिए सम या फिर ए यूज नहीं किया गया है, यहाँ पर हमने क्या यूज किया, एनी यूज किया है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी डिपेंड करेगा कि ऑप्शन कैसा है। तो डिफरेंस ये है कि सम और एनी जो है उन दोनों में कॉमन डिफरेंस है कि अफर्मेटिव के लिए और ये नेगेटिव इंटरोगेटिव में यूज़ होता है। दोनों इंडेफिनिट या अनकाउंटेबल काउंटेबल नाउन के लिए यूज की जा सकते हैं। नंबर 6 पे मैंने मैनी और मच दोनों को एक साथ ही रखा है। वैसे अलग अलग हैं, लेकिन मैनी और मच को एक साथ समझने के लिए रखा है कि मैनी जो होता है वो काउंटेबल नाउन के लिए, और इसके अलावा जो नंबर्स होते हैं प्लूरल कैटेगरी में उनके लिए आता है, जबकि मच जो है वो क्वांटिटी के लिए आता है, ये अनकाउंटेबल के लिए, यानी लिक्विड वगैरह के लिए मच, और जिनकी संख्या को काउंट किया जा सकता है उनके लिए मैनी यूज़ कर लेते हैं। तो इनको सिंपली मैंने समझाया है कि नंबर्स ऑफ समथिंग, यानी किसी भी चीज़ के नंबर यानी संख्या जो प्लूरल कैटेगरी में हो उनके लिए मैनी यूज़ कर लेंगे। क्वांटिटी ऑफ समथिंग, अगर किसी चीज़ की क्वांटिटी हो, मात्रा हो, जैसे लिक्विड की है, तो उसको हम मच से करेंगे। तो जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं, मनीष हैज़ मैनी टॉयज़ इन हिज रूम, कि मनीष के पास उसके कमरे में खूब सारे टॉयज़ हैं। तो टॉयज़ एक काउंटेबल नाउन है और प्लूरल में है, तो आप इसके लिए मच यूज नहीं करेंगे, क्या करेंगे, मैनी ही करेंगे। ऐसे ही हेमंत हैज़ मच गोल्ड एंड सिल्वर, तो गोल्ड और सिल्वर जो है वो काउंटेबल नहीं है, अगर यहाँ कोई लिक्विड होता तो भी हम मच यूज़ करते हैं। तो हेमंत हैज़ मच गोल्ड, हेमंत के पास बहुत ज़्यादा सोना और सिल्वर है यानी चांदी है। तो मैंने यहाँ पर ऐसे 2 मेटल्स लिखे हैं जिनको काउंट नहीं किया जा सकता है, जिनकी अपनी एक स्केल उनका एक वेट होता है। तो यहाँ अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम मच का यूज़ कर लेंगे। अगर कोई लिक्विड होता तो लिक्विड के लिए भी मच यूज़ कर ले सकते हैं, जैसे हाउ मच वाटर इन दिस जग, या किसी भी तरह के लिक्विड या फिर किसी भी तरह के मिल्क वगैरह के लिए इनका यूज़ कर लेते हैं। जो डिटर्मिनर्स है वो ईच और एवरी, इन दोनों में एक कॉमन डिफरेंस अगर आपको बताऊँ तो जैसा आप देख भी पा रहे हैं, ईच का मतलब प्रत्येक एक, एवरी का मतलब भी हर एक इंसान। तो यहाँ दोनों में डिफरेंस क्या है, फॉर स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल एंड थिंग्स, यानी लोगों का या चीज़ों का जो एक छोटा ग्रुप होता है उसके लिए तो हम यूज़ करते हैं ईच का। और अगर बड़ा ग्रुप होता है, जैसे मान लो कोई प्रेयर सेशन में खूब सारे बच्चे बैठे हैं, तो उन बच्चों के लिए हम एवरी यूज़ करेंगे कि एवरी स्टूडेंट इज़ ए स्टूडेंट इन दिस प्रेयर सेशन। इसी तरह से मैं अगर बात करूं ईच, तो ईच जो है वो स्मॉलर ग्रुप के लिए होता है। जैसे मान लो कोई 5 या 10 बच्चे बैठे हैं, उनमें से किसी एक को, तो ईच ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज़ इम्पोर्टेंट या इज़ स्टूडेंट, जो भी है उस तरह से आप उसको डिसाइड कर लेंगे। तो फॉर स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल, यानी लोगों के या चीज़ों के एक छोटे ग्रुप के लिए ईच का यूज़ करते हैं, जबकि बड़ा ग्रुप होता है तो एवरी का यूज़ कर लेते हैं। इन दोनों एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। ईच ऑफ द 4 बॉयज़ वॉज प्रेजेंट, इसका मतलब ये समझ रहा है कि जो 4 लड़के थे उनमें से प्रत्येक लड़का जो था वहाँ क्या था, प्रेजेंट था।
तो आप इसमें समझ सकते हैं कि ईच के अकॉर्डिंग यहाँ वॉज ही रखा है। तो वैसे तो सिंगुलर सेंस में आएगा, लेकिन फिर भी आप इसको ये समझ सकते हैं कि छोटे ग्रुप के लिए ईच और बड़े ग्रुप के लिए। तो एवरी स्टूडेंट इज़ इंटेलिजेंट इन दिस क्लास, यानी क्लास में हर एक विद्यार्थी जो है वो इंटेलिजेंट है। तो क्लास एक बड़ा ग्रुप है जिसमें 40-50 या 100 स्टूडेंट्स हो सकते हैं, जबकि ये जो है ऊपर वाले सेंटेंस में वो 4 बॉयज़ में से हर एक बच्चा जो था वहाँ प्रेजेंट था। दोनों में छोटे ग्रुप के लिए यहाँ ईच और बड़े ग्रुप के लिए एवरी यूज किया है। ऐसे ही एक कॉमन ऐसे दिस दैट दीज दोज, ये भी जो है वो डिटर्मिनर्स की कैटेगरी में आने वाले वर्ड हैं। इनको काफ़ी बार हमने पहले भी टेंसेज में काफ़ी बार हमने नाउन प्रोनाउन के साथ मेनली यूज किया है। जैसे आप देख रहे हैं दिस का हिंदी मतलब होता है यह है, दैट मतलब वह है। तो दिस जो होता है वो सिंगुलर के लिए, दैट भी सिंगुलर के लिए आता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस अगर कोई है तो दिस प्रेजेंट की चीज़ों के लिए, यानी वर्तमान में कोई चीज़ बताई जाती है या जो चीज़ बिल्कुल नज़दीक है, नियर है, उसके लिए यूज़ करते हैं। ये पास्ट या जो दूर होती है उसके लिए यूज़ करते हैं। यानी जैसे मैं बोलूँ कि दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक, तो वो बुक आसपास है, अपने पास में ही है, तो दिस उसको इंडिकेट करके बताया। अगर कोई बुक दूर है या पास्ट का था तो उसके लिए आप बोल देंगे दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग बुक। तो इस तरह से आप कह सकते हैं। तो दिस और दैट एक दूसरे के अपोजिट, दिस यानी यह है, दैट यानी वह है। ये दोनों सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन दिस नज़दीक और प्रेजेंट के लिए, दैट जो है वह दूर और पास्ट के लिए यूज़ करते हैं। दीज और दोज, तो दीज का मतलब यह है, प्लूरल सेंस में, ये दोज का मतलब वो, तो प्लूरल के लिए इसका यूज़ होता है। दीज का भी सेम ठीक उसी तरह से करेंगे कि नियर और प्रेजेंट के लिए दीज और दूर के लिए दोज का यूज़ कर लेते हैं, और पास्ट के लिए भी दोज का यूज़ कर लेते हैं। जैसे इन दीज डेज आई एम राइटिंग ए नॉवल, तो इसका मतलब हुआ कि इन दिनों में मैं एक नॉवल लिख रहा हूँ। पास्ट में इन दोज डेज आई वॉज राइटिंग ए नॉवल, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि पास्ट के एक्शन के लिए या दूर के एक्शन के लिए दोज, और इसका बस दोनों में डिफरेंस अगर कुछ है तो ये दोनों सिंगुलर के नाउन के साथ आते हैं, ये प्लूरल नाउन के साथ आते हैं। दीज का ही अपोजिट दोज होता है, दिस का ही अपोजिट दैट होता है। तो ये कॉमन से सेंटेंस है, इनके एग्जांपल्स मैंने नहीं लिखे हैं, इजी हैं। आप जैसे देखेंगे दिस बुक, आई मीन यह बुक, दैट बुक वह बुक, इस तरह से हम समझ सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं नंबर 9 पर। तो नंबर 9 पर एक ऐसा मैंने डिटर्मिनर्स लिखा है जो है वेरियस। तो वेरियस भी बहुत बड़ी संख्या के लिए आता है, लेकिन जहाँ डिफरेंट पीपल या डिफरेंट ग्रुप्स हो उनके लिए यूज़ करते हैं। जहाँ वेराइटीज़ हो, यानी वेराइटीज़, वेरियस से ही वेराइटी वर्ड बनता है। तो आप देख सकते हैं कि वेरियस का मतलब अलग अलग या भिन्न भिन्न प्रकार के। तो वेरियस वर्ड जो होता है इस डिटर्मिनर्स का यूज़ प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं। सो मैनी पीपल या सो मैनी थिंग्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप, आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे लोग या बहुत सारी चीज़ें जो अलग अलग ग्रुप से बिलोंग करती हैं, उनके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वेरियस यूज़ करेंगे। जैसे एक एग्जांपल लिखा है, वेरियस बुक्स आर अवेलेबल हियर, यानी खूब सारी बुक जो है वो यहाँ अवेलेबल है। ऐसे ही मैं लिख दूँ कि वेरियस इलेक्ट्रिकल आइटम्स अवेलेबल इन दिस शोरूम, कि इस शोरूम में खूब सारे या अलग अलग प्रकार के, यानी जिनमें वेराइटीज़ हो, जो भिन्न भिन्न हो, अलग अलग ग्रुप के हों। तो वेरियस इलेक्ट्रिकल आइटम्स आर अवेलेबल इन दिस शोरूम, तो आप ऐसे भी सेंटेंस काफ़ी बना सकते हैं। ऐसे ही सेवरल, तो सेवरल और मैनी में कुछ सिमिलरिटी भी है। सेवरल का मतलब भी कई, मैनी का मतलब भी कई। तो सेवरल जो होता है वो छोटे ग्रुप के लिए आता है, जबकि मैनी बहुत बड़े ग्रुप के लिए आता है। जैसे हमने प्रीवियस पेज पर हमने पढ़ा था कि मैनी जो वर्ड है उसी की तरह ये होता है। इसमें देखो क्या लिखा है, विद प्लूरल। सेवरल का यूज़ भी प्लूरल के साथ करते हैं, लेकिन इसको एक स्पेसिफिक तरीके से आप समझ सकते हैं कि मोर देन 3, यानी 3 से ज़्यादा या छोटी संख्या, जिसमें 10, 15, 20, 30 तक जो संख्या होती है उसके लिए हम सेवरल वर्ड यूज़ करते हैं। मतलब ऐसी प्लूरल नाउन जिसको काउंट किया जा सकता हो या जिनकी संख्या ज़्यादा नहीं हो, बहुत ज़्यादा नहीं हो। तो बहुत ज़्यादा होता है तो मैनी यूज़ करते हैं, और 3 से ज़्यादा या थोड़ा कम, मतलब 3 से ज़्यादा या फिर 20, 30, 50 से कम होता है तो उस तरह की सिचुएशन के लिए हम सेवरल यूज़ कर सकते हैं। सेवरल नहीं है तो फिर आप मैनी पे सोचेंगे। तो सेवरल पोएम्स हैव बीन कंपोज्ड बाय रमन, यानी रमन के द्वारा कई कविताएँ लिखी जा चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि कविताएँ जो हैं वो कोई लाखों में तो हो नहीं सकती, तो कुछ कविताएं जिसमें 3 से ज़्यादा है तो 4, 5, 8, 10, 20 जितनी भी हैं वो आप काउंट कर सकते हैं। तो सेवरल और मैनी में कुछ सिमिलरिटी भी है, और थोड़ा डिफरेंस ये है कि वो बड़ी संख्या के लिए आता है, जबकि ये कुछ लिमिटेड और मोर देन 3 जो होती है उनके लिए आता है, 3 से ज़्यादा वाली कैटेगरी के लिए। अब इसके बाद हम लास्ट में पढ़ने वाले हैं लिटिल के और फ्यू के बारे में। तो लिटिल को 3 तरह के डिटर्मिनर्स में डिवाइड किया है। लिटिल का मतलब बहुत कम, ए लिटिल यानी थोड़ा, द लिटिल
जो है उतना पूरा का पूरा, यानी आप समझ सकते हैं कि लिटिल से ही ए लिटिल और द लिटिल बना है। ठीक ऐसे ही आगे हम पढ़ेंगे फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। तो इन दोनों में अगर कोई डिफरेंस है तो लिटिल का यूज़ करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए, जो अभी हमने पहले भी पढ़ा था कि लिक्विड वगैरह के लिए, और ऐसे नाउन जो काउंट नहीं किए जा सकते मेटल्स वगैरह के लिए भी लिटिल यूज़ कर सकते हैं। और फ्यू जो होता है वो काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज़ करते हैं। अब इनमें अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अगर अपन पढ़ें तो लिटिल का मतलब होता है बहुत कम, न के बराबर, यानी हार्डली एनी। इसको मैंने इस तरह से लिखा, हार्डली एनी का मतलब मुश्किल से ही कोई। तो इसका मतलब हिंदी में बोले तो न के बराबर, बिल्कुल नील। तो जैसे लिखा आई हैव लिटिल टाइम टू प्ले, यानी मेरे पास खेलने के लिए न के बराबर टाइम है, यानी एग्ज़ाम्स अगर नज़दीक है या बिज़ी होता है पर्सन तो वो कहता है कि मेरे पास खेलने के लिए न के बराबर टाइम है। तो आप इसमें समझ सकते हैं कि यहाँ लिटिल जो है वो टाइम के लिए आया है, और टाइम को काउंट नहीं किया जा सकता, इसलिए टाइम के अकॉर्डिंग लिटिल ही आया है। देयर इज़ लिटिल मिल्क इन द जग, कि जग में बहुत कम क्या है, दूध है। तो मतलब लिटिल न के बराबर दूध है। यू कांट मेक टी, कि आप चाय नहीं बना सकते। तो चाय नहीं बन सकती, इसका मतलब दूध की जो इसमें मात्रा है, क्वांटिटी है, वो बिल्कुल न के बराबर है। ऐसे ही सेकंड की बात करें तो लिटिल से ही ए लिटिल बना है। तो ए लिटिल जो है वो सम क्वांटिटी, यानी थोड़ी मात्रा होती है, नॉट मच, लेकिन ज़्यादा नहीं। इसका मतलब लिटिल से थोड़ा ज़्यादा, लिटिल से थोड़ी ज़्यादा मात्रा है जिसको इस्तेमाल किया जा सकता है या देखा जा सकता है। ऐसी मात्रा के लिए हम सम क्वांटिटी या नॉट मच कह सकते हैं। ज़्यादा भी नहीं और न के बराबर से थोड़ा ज़्यादा, यानी थोड़ा न भी नहीं, अभी बिल्कुल रेयर नहीं कह सकते, थोड़ी सी मात्रा होती है। तो ए लिटिल का मतलब थोड़ा, लिटिल का मतलब बिल्कुल कम या न के बराबर। तो आप जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, देयर इज़ अ लिटिल वाटर इन द बोतल, कि पानी में, सॉरी बोतल में कुछ पानी है। तो वो पानी जिसको यूज किया जा सकता है, इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो लिटिल का मतलब थोड़ा। इसी में एक सेंटेंस आगे लिखा है जो ए लिटिल से स्टार्ट है। ए लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस थिंग, कि जो थोड़ा ज्ञान होता है वो कई बार हानिकारक होता है या डेंजरस होता है। तो थोड़ा मतलब जो थोड़ा ज्ञान है, यानी थोड़े का मतलब यहाँ पर है कि नॉलेज वैसे अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर ए लिटिल यूज़ किया हुआ है कि थोड़ा ज्ञान, ऐसा नहीं कि न के बराबर, थोड़ा ज्ञान जो होता है जिसको हम अधूरा कहते हैं वो डेंजरस होता है। ऐसे ही थर्ड में लिखा है द लिटिल। तो द लिटिल का मतलब होता है नॉट मच बट ऑल दैट इज़, कि ज़्यादा नहीं लेकिन जो है उतना पूरा का पूरा। तो जैसे इसमें एक सेंटेंस लिखा है, रोहित वेस्टेड द टाइम लिटिल टाइम, सॉरी रोहित वेस्टेड द लिटिल टाइम ही हैड, कि रोहित के पास जो थोड़ा समय था वो पूरा उसने क्या कर दिया, खो दिया। तो ही हैड का मतलब रखना, कि रोहित वेस्टेड द लिटिल टाइम, रोहित ने वो थोड़ा समय खो दिया, ही हैड जो उसके पास था। इसी तरह से ठीक ये फ्यू के हो जाएंगे। तो बस फ्यू और लिटिल में अगर कोई डिफरेंस है तो ये है कि ये अनकाउंटेबल के लिए, जैसा यहाँ लिखा है अनकाउंटेबल और लिक्विड वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, और ये जो है वो काउंटेबल के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये भी प्लूरल के लिए होता है, ये भी प्लूरल के लिए किया जा सकता है। फ्यू में आप देखें कि फ्यू के लिए भी मैंने सेम वैसी वर्डिंग करी है, हार्डली एनी, मुश्किल से ही कोई एक, मतलब जहाँ संख्या न के बराबर होती है। जैसे लिखा है देयर वर फ्यू पैसेंजर ऑन द बस स्टॉप, यानी बस स्टॉप पर न के बराबर पैसेंजर है। तो अगर मान लो कोई स्ट्राइक है या किसी तरह की सिचुएशन है लॉकडाउन जैसी, तो आप समझ सकते हैं कि पैसेंजर वहाँ पर न के बराबर है। तो यहाँ जो फ्यू वर्ड है वो एक ऐसा डिटर्मिनर है जो हमें बताता है कि न के बराबर पैसेंजर्स वहाँ हैं। ऐसे ही एफ यू, तो एफ यू में आप देख सकते हैं सम, यानी थोड़ा या कुछ, नॉट मैनी, ज़्यादा नहीं। अब देखो यहाँ पर लिखा था नॉट मच, तो नॉट मच इसलिए लिखा था क्योंकि ये क्वांटिटी के लिए आता है जबकि नंबर के लिए आता है। तो यहाँ नॉट मैनी लिखा है, यानी कुछ संख्या लेकिन ज़्यादा नहीं। तो इसमें जैसे एक एग्जांपल लिखा है ओनली ए फ्यू कैंडिडेट्स पास्ड, तो यहाँ पर देखो कितने कैंडिडेट बताएं, ए फ्यू। ए फ्यू का मतलब कुछ कैंडिडेट पास्ड हुए हैं द एग्ज़ाम, इन एग्ज़ाम में। तो ओनली ए फ्यू कैंडिडेट्स पास्ड द एग्ज़ाम, यानी थोड़े विद्यार्थियों ने एग्ज़ाम को या थोड़े अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम को पास किया। ऐसे एक सेंटेंस और लिखा है ही रिसीव्ड ए फ्यू लेटर्स टुडे, कि उसको आज कुछ लेटर रिसीव हुए हैं। तो एफ यू का मतलब यहाँ पर आप समझ रहे हैं कुछ, ऐसा नहीं कह सकते कि न के बराबर, कुछ का मतलब 2 3 4 जो भी है कुछ संख्या। द एफ यू भी द लिटिल की तरह ही है, नॉट मैनी बट ऑल देर आर, लेकिन मतलब ज़्यादा नहीं लेकिन जो है वो सारे के सारे वहाँ पर, यानी जितनी भी संख्या है वो सारी की सारी इसमें इंक्लूड होती है। तो द फ्यू फ्रेंड्स हैड लेफ्ट हिम अलोन व्हेन ही वाज इन द ट्रबल, इसका मतलब द फ्यू फ्रेंड्स यानी जो भी फ्रेंड्स थे उन्होंने उसे अकेला छोड़ दिया, व्हेन ही वाज इन ट्रबल जब वो समस्या में थे। इसका मतलब जितने भी उसके जो फ्रेंड थे थोड़े बहुत, उन सब ने उसे छोड़ दिया था या अकेला छोड़ दिया था जब वो मुसीबत में था। ऐसे आगे लिखा है रोहित सोल्ड द फ्यू टेबल्स दैट ही हैड,
तो यहाँ दैट लिखा है, दैट को आप हटा भी सकते हैं, दैट का कोई विशेष इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ पर, जो के सेंस में लिखा है क्लोज की तरह। तो रोहित हैड ए फ्यू टेबल्स, कि रोहित के पास कुछ टेबल्स थी, नहीं सॉरी, रोहित है सोल्ड द फ्यू टेबल्स, रोहित ने वो कुछ टेबल बेच दी, ही हैड जो उसके पास में थी। तो आप समझ सकते हैं कि द फ्यू मतलब जितनी थी उतनी की उतनी सारी, जो भी कुछ थी 2 4 5 वो सब बेच दी। तो फ्यू और लिटिल में ये डिफरेंस है कि फ्यू जो है वो काउंटेबल और प्लूरल नाउन के लिए यूज़ करते हैं, जबकि लिटिल जो है वो अनकाउंटेबल और लिक्विड वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, अनकाउंटेबल के लिए यूज़ करते हैं। तो ये थे कुछ मेजर डिटर्मिनर्स, जिसमें मैंने कुछ डिटर्मिनर्स को डिफरेंट नहीं लिख करके और सिंपली एक साथ लिखा है, ताकि वो आपको कंपैरिजन के पर्पज़ से समझ में आ जाए कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इन जो डिटर्मिनर्स हैं, इन डिटर्मिनर्स को आप अच्छे से रीड आउट करेंगे। जो डाउट्स है, जो कन्फ्यूजन है, वो आप मुझसे पूछेंगे। थैंक यू।